भारत के बीच में स्थित हैदराबाद का स्वतंत्र रहना भारत के एकीकरण के लिए एक बड़ी बाधा था और सरदार पटेल ने इसे भारत के पेट में कैंसर बताया। आज वांग्मय में कहानी हैदराबाद के विलय की। हैदराबाद रियासत भारत में सबसे बड़ी रियासत थी, क्षेत्रफल और आबादी दोनों ही दृष्टियों से। इसमें 3 भाषाई क्षेत्र थे, मराठी भाषी जो 28% थे, कन्नड़ भाषी जो 22% थे और तेलुगु भाषी जो 50% थे। 1911 में उस्मान अली खां इस रियासत का निज़ाम बना और 1948 तक सत्ता पर काबिज रहा। अपने स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन के लिए वो कुख्यात था। निज़ाम की खुद की रियासत सरफखास समूचे राज्य के क्षेत्रफल का 10% थी, से जो भी राजस्व आता था वह सिर्फ निज़ाम के शाही खर्च के लिए होता था। इसके अलावा रियासत का 30% क्षेत्र बड़े जमींदारों के कब्जे में था। ग्रामीण जनता से काफ़ी ऊंची दरों पर मनमाने ढंग से लगान वसूला जाता था। जबरिया, बेगार प्रथा तथा अन्य गैर कानूनी लगानों का काफ़ी प्रचलन था। रियासत की बहुसंख्यक हिंदू जनता सांस्कृतिक एवं धार्मिक दमन का शिकार थी। उर्दू जबरिया दरबार की भाषा बनाई गई। इसे प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए गए। उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुई थी। रियासत की अन्य भाषाओं जैसे तेलुगु, मराठी और कन्नड़ के प्रति पूरी अपेक्षा बरती जाती थी। इन भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए किसी भी प्रयास में निजाम प्रशासन बाधा डालता था। प्रशासन में खासकर बड़े पदों पर मुसलमानों का बोलबाला था। आर्य समाज आंदोलन को, जो 1920 के दशक में प्रभावी ढंग से उभरा था, बुरी तरह कुचल दिया गया। यहाँ तक कि हवन कुंड बनाने के लिए भी आर्य समाजियों को हुकूमत से इजाज़त लेना जरूरी था। इस रियासत को मुसलमानों के मिल्कियत बनाने की कोशिश होने लगी और 1927 में इत्तेहादुल मुसलमीन नामक संगठन बनाने के बाद तो इस प्रयास में काफ़ी तेजी आई। निज़ाम अपने आप को दक्कन में मुस्लिम संप्रभुता का प्रतीक मानते थे। इत्तेहादुल मुसलमीन ने भी यही नारा दिया। इस तरह रियासत की जनता के आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उत्पीड़न के संदर्भ में ही हम यहाँ की जनता के बीच राजनीतिक चेतना के विकास और जन आंदोलन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। इन्हें अलग करके नहीं समझा जा सकता। भारत के दूसरे हिस्सों के समान हैदराबाद में भी असहयोग और खिलाफत आंदोलन के चलते राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुई। हैदराबाद रियासत के चारों ओर से खबरें आ रही थीं कि चरखा लोकप्रिय हो रहा है और राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। मद्यपान और अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन छिड़ा है। गांधी और अली भाइयों की तस्वीरों वाले बिल्ले धड़ल्ले से बिक रहे हैं, लेकिन खिलाफत आंदोलन को छोड़कर जनसभाओं का आयोजन नहीं के बराबर था। खिलाफत आंदोलन की जनसभाएं इसलिए होती थीं कि निज़ाम खुलेआम इसके खिलाफ कदम उठाने से हिचकिचाता था। इस दौर में हिंदू मुसलमान एक सार्वजनिक ढंग से जताई जाती थी। बाद के वर्षों में यह राजनीतिक चेतना मुखर हुई। रियासत के बाहर कई स्थानों पर कई बार हैदराबाद राजनीतिक सम्मेलन आयोजन हुआ। इन सम्मेलनों में बहस का मुख्य मुद्दा था रियासत में उत्तरदायी सरकार का गठन तथा जनता के नागरिक अधिकारों की प्राप्ति। बेगार प्रथा, मनमानी लगान वसूली और धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्पीड़न की भी निंदा की जाती थी। इसी के साथ साथ जनता के बीच क्षेत्रीय सांस्कृतिक चेतना भी पनपने लगी। इसमें पहल की तेलंगाना क्षेत्र ने। आंध्र जन संगम के गठन ने इसे और तेज किया। बाद में यह संगठन आंध्र महासभा में तब्दील हो गया। शुरू में मुख्य उद्देश्य था तेलुगु भाषा व साहित्य का प्रचार प्रसार करना। इसके लिए पुस्तकालयों तथा स्कूलों की स्थापना करना, पत्रिकाओं और दैनिक पत्रों का प्रकाशन शुरू करना और शोध संस्थान बनाना। रियासत की हुकूमत को यह कतई मंजूर नहीं था। जो भी पुस्तकालय, स्कूल, अखबार शुरू किए गए थे, हुकूमत ने बंद कर दिए। 1940 तक आंध्र महासभा सक्रिय राजनीति से दूर रही। इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ गए। 1937 में इस रियासत के 2 अन्य क्षेत्रों ने भी अपने अपने संगठन बना लिए, महाराष्ट्र परिषद और कन्नड़ परिषद। 1938 में तीनों क्षेत्रों के सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और सभी ने मिलकर एक संगठन हैदराबाद राज्य कांग्रेस के गठन का फैसला किया। हालांकि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा नहीं थी। नाम में समानता थी और इसके अनेक सदस्यों का कांग्रेस से निकट का संबंध था, लेकिन संगठन के विधिवत गठन से पहले ही निजाम की हुकूमत ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। आरोप लगाया गया कि यह हिंदुओं का सांप्रदायिक संगठन है क्योंकि इसमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। जब बातचीत और अपील का हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ा तो सत्याग्रह छेड़ने का फैसला लिया गया। इस सत्याग्रह के नेता थे स्वामी रामानंद तीर्थ। मुंबई और सोलापुर में मजदूर नेता के रूप में काम करने के बाद वे मोमिनाबाद, जो हैदराबाद रियासत में था, आ गए थे, जहां वे एक राष्ट्रीय विद्यालय चलाते थे। रहन सहन में गांधीवादी और सोच के स्तर पर नेहरूवादी थे।
स्वामी रामानंद ने 1938 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभाला, क्योंकि पुराने व प्रतिष्ठित नेता हुकूमत के साथ इस नए प्रकार के राजनीतिक संघर्ष का नेतृत्व करने से हिचक रहे थे। गांधी जी सत्याग्रह में व्यक्तिगत रुचि ले रहे थे, बराबर खबरें रखते थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने रियासत के प्राइम मिनिस्टर अकबर हैदरी को कई बार चिट्ठी लिखकर कहा कि सत्याग्रहियों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए और हुकूमत अपने रवैये में तब्दीली लाए। गांधी जी के कहने पर ही 2 माह बाद दिसंबर 1938 में सत्याग्रह वापस ले लिया गया। सत्याग्रह वापस लेने का मुख्य कारण यह था कि जिस समय यह सत्याग्रह छिड़ा, आर्य समाज और हिंदू सिविल लिबर्टी यूनियन ने सत्याग्रह छेड़ दिया। आर्य समाज का सत्याग्रह धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ था। इसके उद्देश्य धार्मिक थे। इसमें देश के विभिन्न भागों के सत्याग्रही शामिल हो रहे थे। ऐसा लगता था कि कहीं यह सांप्रदायिक संघर्ष में तब्दील न हो जाए। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस के नेताओं और गांधी जी ने यह महसूस किया कि हैदराबाद स्टेट कांग्रेस का आंदोलन तो धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक मांगों को लेकर छिड़ा है, पर जनता आर्य समाज के सत्याग्रह और इस सत्याग्रह का भेद समझ नहीं रही है। लगभग इसी समय वंदे मातरम आंदोलन भी सामने आया। हैदराबाद शहर के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों को छात्रावास में वंदे मातरम का गीत गाने की इजाज़त नहीं दी गई, तो छात्रों ने इसके विरोध में हड़ताल कर दी। यह हड़ताल रियासत के दूसरे हिस्सों में फैल गई। हैदराबाद के कॉलेजों से जिन छात्रों को निष्कासित किया गया था, वे नागपुर विश्वविद्यालय में आकर पढ़ने लगे। उस समय नागपुर मध्य प्रांत में पड़ता था और यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने इन छात्रों की बड़ी मदद की। यह आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके चलते युवकों का एक बड़ा तबका राजनीतिक संघर्ष में शामिल हो गया। बाद के वर्षों में इन्हीं युवकों में से कई आंदोलन के रहनुमा बने। बतौर उदाहरण डीवी राव, जो बाद में मशहूर नक्सलवादी नेता बने, इसी आंदोलन के उपज थे। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस पर प्रतिबंध फिलहाल जारी रहा और क्षेत्रीय सांस्कृतिक संगठन ही मुख्य रूप से राजनीतिक गतिविधियों के संचालन के केंद्र बने रहे। आंध्र महासभा इस मामले में काफ़ी सक्रिय थी और हाल फिलहाल में राजनीतिक रूप से जागरूक ज़्यादातर युवक इसी से जुड़े थे। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने से हुकूमत को किसी तरह का सुधार न लागू करने का एक बहाना मिल गया। स्वामी रामानंद तीर्थ तथा 6 अन्य व्यक्तियों ने एक बार फिर स्टेट कांग्रेस पर प्रतिबंध के खिलाफ आवाज़ उठाई। सितंबर 1940 तक आते आते इन्हें गिरफ्तार किया गया और दिसंबर 1941 तक जेल में रखा गया। गांधी जी रियासत में अलग से संघर्ष छेड़ने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष छिड़ने वाला है, अतः अब कोई भी संघर्ष इस संघर्ष का एक हिस्सा होगा। हैदराबाद में भारत छोड़ो आंदोलन को काफ़ी समर्थन मिला, विशेषकर युवकों का। हालांकि स्वामी रामानंद तीर्थ जैसे अनेक वरिष्ठ नेताओं के जेल में बंद होने के कारण रियासत में संगठित ढंग से आंदोलन तो नहीं छिड़ा, लेकिन काफ़ी संख्या में लोगों ने सत्याग्रह में भाग लिया और जेल गए। 2 अक्टूबर 1942 को हैदराबाद शहर में महिलाओं के एक जत्थे ने सत्याग्रह किया। सरोजनी नायडू को सवेरे ही गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी का चरखा चलाना पड़ेगा और गोरों को लंदन जाना पड़ेगा जैसे नारे खूब लोकप्रिय हो गए। एक ऐसी रियासत में जहां कुछ साल पहले तक बड़े बड़े नेताओं को भी अपने भाषण को लिखित रूप में कलेक्टर के पास भेजना पड़ता था और उसकी अनुमति लेनी पड़ती थी, उस राज्य में यह नया माहौल वास्तव में क्रांतिकारी माहौल था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन ने कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट राष्ट्रवादियों के बीच की खाई को चौड़ा बना दिया। दिसंबर 1941 में कम्युनिस्टों के पीपुल्स वार्स के नारे के चलते कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्टवादियों में मतभेद पैदा हो गए थे। कम्युनिस्ट भारत छोड़ो आंदोलन के विरोधी थे। उनका तर्क था कि फासिस्टों के साथ संघर्ष में भारत को ब्रिटेन का साथ देना चाहिए और भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों की ताकत को कमज़ोर करेगा। तेलंगाना में युवा राष्ट्रवादी जमालपुर केशव राव के साथ थे, पर अधिसंख्य लोग रवि नारायण रेड्डी के साथ कम्युनिस्टों की ओर चले गए। निजाम ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर से प्रतिबंध उठा लिया, अतः रियासत में कम्युनिस्ट बेहतर स्थिति में थे। निजाम ने यह कदम भारत सरकार का रुख देखते हुए उठाया था। विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ब्रिटिश समर्थक रुख के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने इस पर से प्रतिबंध उठा लिया था। इसी कारण उस समय एक और जहां भारत छोड़ो आंदोलन के कारण अधिसंख्य राष्ट्रवादी जेल में बंद थे, कम्युनिस्ट जनता के बीच घूम घूम कर अपना आधार मजबूत बना रहे थे। 1944 में मतभेद की यह दरार खाई के रूप में तब्दील हो गई। आंध्र महासभा के भोंगीर अधिवेशन में राष्ट्रवादियों के समर्थक और उदारपंथियों ने अधिवेशन का बहिष्कार किया और अपना एक अलग संगठन बनाया। अब आंध्र महासभा का नेतृत्व पूरी तरह कम्युनिस्टों के हाथ में था। इस संगठन ने अब किसानों को संगठित करना शुरू किया। इसमें अहम भूमिका निभाई रामचंद्र रेड्डी ने। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से जन संघर्ष ने नया मोड़ लिया। कम्युनिस्ट पार्टी की ब्रिटिश समर्थक पीपुल्स वार नीति बदल गई और संघर्ष छेड़ने पर लगाया हुआ प्रतिबंध उठा लिया गया। 1945-46 के दौरान नालगोंडा
और कुछ हद तक वारंगल और खम्मम जिले में जबरदस्त किसान आंदोलन छिड़ा। यह आंदोलन जबरन अनाज वसूली, बेगार प्रथा, जमीन से अवैध बेदखली के खिलाफ छेड़ा गया था। शुरू में भूस्वामियों के लठैतों और आंध्र महासभा के नेतृत्व में किसानों में सशस्त्र संघर्ष हुए और बाद में रियासत की सशस्त्र पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष हुए। किसानों का विरोध जितना जबरदस्त था उतना क्रूर था और सत्ता की ओर से सत्ता अपनी दमन शक्ति के बल पर 1946 के अंत तक इस आंदोलन का दमन करने में कामयाब हो गई। धन्यवाद। अगली कड़ी में हम हैदराबाद के विलय की कहानी को तथ्यों के साथ आगे प्रस्तुत करेंगे।